आज हम होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में एक नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं जिसको हम प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व ऑफ सब्सिडरी का नाम देंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पीछे वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में एज वी डिस्कस्ड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अंडर विच वी calculated the goodwill and the capital reserve. Then for the calculation of the goodwill and capital reserve, we made the comparison of the cost of investment with the net assets. And after that, we prove it with the help of the concept-based question. Then we have given some mantras to you, and then Maha Mantra, that the cost of control जो है वो हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट उसी में कैलकुलेट करना है जिसमें कि जो होल्डिंग है वो 100% से कम होगी। फिर उसके बाद हमने एक डिटेल क्वेश्चन लेकर के वो बातें भी अब आपसे हमने प्रूव करी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। इसका मतलब है कि अभी तक हमने जो डिस्कशन करी उस डिस्कशन में क्या था कि मान लीजिए कि ये सब्सिडरी लिमिटेड है और सब्सिडरी लिमिटेड को जो एच लिमिटेड है यानी कि होल्डिंग कंपनी, ओपनिंग डेट भी मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 है और 31 मार्च 2021 जो है आपका ईयर है। अभी तक हमने ये प्रज्यूम करके रखा था कि जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो वही डेट है। जैसे मान लीजिए कि अकाउंटिंग ईयर आपका 1 अप्रैल है तो इसी डेट को हमने डेट ऑफ एक्विजिशन है, और डेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है 31 मार्च यानी कि एट द एंड। तो उस केस में जो था वो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता था। इसका मतलब है कि जो जितना भी हमने प्रॉफिट्स अर्न करा ये इसके बाद ही अर्न करा, क्योंकि इस डेट को एक्विजिशन हो गई। जब एक्विजिशन हो गई तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन में ये सारा का जो सारा प्रॉफिट है वो किसका माना जाता था? वो माना जाता था कि ये किसने कमाया, ये कंसोलिडेशन के बाद जो है वो एच कंपनी के कंट्रोल में आने के बाद ही ये सब्सिडरी कंपनी ने अर्न करा। इसलिए हम इसको रेवेन्यू नेचर का मानते थे कि भाई ये तो कमा के किया हमने, और इससे पीछे का जो ईयर था वो उसका यहां पे कोई रेलेवेंस था नहीं। लेकिन अब देखिए रियल लाइफ में ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो रियल लाइफ में क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जिस डेट को आपने अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किया, ओपनिंग डेट है, उसी ईयर को आप जो है वो एक्विजिशन करें। तो डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो अलग, यानी कि ओपनिंग और डेट ऑफ एक्विजिशन एक ही डेट को आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ओपनिंग डेट ये हो और बीच में जो है आपका किसी भी मंथ या किसी भी डेट को जो है आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाए। तो उस केस में डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, कहीं पे भी आ सकता है। जब कहीं पे भी आ जाता है तो जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स को हमें दो पार्ट में बांटना पड़ता है, एक एक्विजिशन से पहले और एक एक्विजिशन के बाद। तो बस उसी को हम प्री एंड पोस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपको मिला ये तो पका पकाया मिल जाएगा ना, ठीक है, और यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमें ये जो प्रॉफिट्स हैं इनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है होल्डिंग कंपनी में वो डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम पहले क्या करते आ रहे थे, क्योंकि अभी अब आप बिल्कुल नए थे। तो नए के केस में आपको हम प्री और पोस्ट में नहीं उलझाना चाहते थे, अभी आपको होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट ही समझाना चाहते थे। आज हम बात करेंगे प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी, क्योंकि प्रॉफिट्स और रिजर्व दोनों जो है वो बड़े मालिक के ही होते हैं, इनके शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स का ही पैसा है। तो सिंपल सी बात क्या है, बस इसी चीज को आज हम बिल्कुल डिटेल में प्रूव करेंगे जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी बिफोर द होल्डिंग कंपनी। अब तो बात आपको क्लियर हो रही है। द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी बिफोर द होल्डिंग कंपनी। ये देखो, होल्डिंग कंपनी से पहले जो सब्सिडरी कंपनी है प्रॉफिट्स acquires its control is known as प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये जो पका पकाया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है जी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब मान लीजिए कि ये कंपनी है जैसे ऑन 1 जनवरी 2021
होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स 80% शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। अब देखिए 80% भी आ गया, यानी कि दो कंसेप्ट आ गया अब हमारे पास यहाँ पे। 100% नहीं हो, टोटली ओन होल कंपनी नहीं है। तो जब 80% शेयर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे अब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बातें भी आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आपको पता है 100% से नीचे है तो वहां पे 80%, वहां पे आपको पता है कि 100% नीचे आया, जैसे यहाँ 80% है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात आ जाएगी। ऑन 1 जनवरी 2020 होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स 80% शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। और देखो ये है डेट। ओके, इसका मतलब है कि ये होल्डिंग कंपनी है, ये आपकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलते हों, और अब जो अक्वायर किया गया वो 1 जनवरी को, तो ये सब्सिडरी कंपनी। अब मैं इसको डायग्राम से आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी को किसने अक्वायर कर दिया जी? होल्डिंग कंपनी ने। कितना परसेंट स्टेक ले लिया जी? 80% शेयर उसने अक्वायर करके 80% स्टेक जो है उसने अक्वायर कर लिया, ठीक है। तो इसके पास कितना था? 100, 80 होल्डिंग को चला गया तो 20 इधर चला गया। तो 20 किसके पास चला गया? सर आउटसाइडर के पास चला गया। अगर ये आउटसाइडर है तो रिमेनिंग पार्ट जो है, आउटसाइडर को ही हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यही बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो इतना बात क्लियर हो गया जी आपको। तो इधर आपके पास अब इसका कंट्रोल होल्डिंग कंपनी का ज्यादा है क्योंकि 50% से ज्यादा है, और बाकी ये जो है वो आउटसाइडर्स हैं। जो आउटसाइडर्स हैं उनके पास जो भी शेयर्स होते हैं वो उसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि माइनॉरिटी में है। ओके, अब हमारे पास ये एक तरह से, अब अगर हम यहां पे बात करें कि इसको जो है वो जो सब्सिडरी कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो भी बात करेंगे एज ए होल्डिंग कंपनी बात करते हैं यहां पे, कि मैं एक तरह से होल्डिंग कंपनी और मैं सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं इन दैट केस। अब इसको हम अगर ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसको अगर हमने एक डायग्राम में और अगर इसको क्लियर करने के लिए डालना हो तो हम कैसे डालेंगे? ये देखिए, ये हमारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ठीक है जी, 2021। ओके, तो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021 तक हमारे पास ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है जी, 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, राइट। अब देखना जी कब अक्वायर किया उसने? 1 जनवरी 2021 को। तो यहां से हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी एंड मार्च आ गया। तो जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो कब आ रही है जी? वो है 1 जनवरी 2020। ये देखो 1 जनवरी 2020। तो ये कहां आ रही? ये आ रही डेट ऑफ एक्विजिशन। ये कौन सा आ गया जी? ये आ गई जी ओपनिंग, जब आपका बैलेंस शीट जो है हमारा यहां से स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ओपनिंग। और ये क्या आ गया सर? डेट ऑफ कंसोलिडेशन। किस डेट को की जाएगी? 31 मार्च 2021 को जो है इसको हम बोलते हैं कि डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है जी, डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो अभी तक मैंने आपसे जो इंस्टांस बताया था वहां क्या था? हम इसी डेट को एक्वायर कर रहे थे और इस डेट को कंसोलिडेट कर रहे थे, बीच में कोई झंझट था ही नहीं। लेकिन ऐसा तो होगा भी नहीं और एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो वहां से नहीं आएगा। तो इसलिए अब क्या हुआ कि जब डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास ये है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गई? बॉर्डर लाइन आ गई। कौन सी जी? ये देखिए, ये बॉर्डर लाइन आ गई। अब आपको एक बॉर्डर बनाना है। अब जब बॉर्डर बन गया आपके पास तो अब इस बॉर्डर से जो इधर, उसको हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन पीरियड, और जो बॉर्डर से इधर का है उसको बोलेंगे हम पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो क्या मतलब हुआ सर? ओपनिंग डेट से डेट ऑफ एक्विजिशन तक होता है प्री एक्विजिशन पीरियड, और डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ कंसोलिडेशन का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद, ये एक्विजिशन से पहले। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो यहां हमारे पास द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी बिफोर द होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स इट्स कंट्रोल इज नोन एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब यहां पे जो कंपनी थी, इस कंपनी ने यहां से लेकर के यहां तक भी प्रॉफिट अर्न किए होंगे, फिर यहां से लेकर के यहां तक भी प्रॉफिट्स अर्न किए होंगे, पूरा साल जो है उसने प्रॉफिट्स अर्न किए होंगे। जब प्रॉफिट्स अर्न किए होते हैं तो उस केस में अब हमें क्या करना पड़ेगा?
सर प्रॉफिट्स को कैसे बांटे? हमें क्या पता कि जनवरी में उसने कितना किया, फरवरी में कितना करेगा, मार्च में, अप्रैल में, जून में, वो तो अनइक्वल हो जाएगा। तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि इस महीने का जो प्रॉफिट जो हमने कंबाइंड कैलकुलेट किया हुआ है, जो कंबाइंड कैलकुलेट किया है, उसका कितना शेयर है? बिल्कुल सही है, इसका मतलब है ये तो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो अब हम कैसे बांटे हैं? तो ये तो हमने बांट लिया। आप देखिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 1 जनवरी 2020 तक कितने महीने हो गए सर? अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 9 मंथ्स। और यहां से लेकर के यहां तक जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 3 महीने। यानी कि ये 9 मंथ का पीरियड है और ये 3 मंथ्स का पीरियड है। तो बॉर्डर हमने खींच दिया कि बॉर्डर कहां लगेगा। ओके, और ये टाइम पीरियड जो है मेरा कितना हो गया जी? ये 9 मंथ और ये 3 मंथ्स का पीरियड हो गया। ओके, अब आपके पास जो दिक्कत ये आ रही है कि इस दौरान जो हमने टोटल प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास तो पिक्चर क्या आएगी, इस डेट को हमारे पास प्रॉफिट आ गया कि सर ये है जी 20,000 का प्रॉफिट। अब मुझे क्या पता कि 20,000 प्रॉफिट्स में 9 महीने का कंट्रीब्यूशन कितना है और 3 महीने का कंट्रीब्यूशन कितना है, नहीं है ना मालूम। ओके, तो सर फिर बताइए कि इसको 9 महीने के पीरियड में कैसे बांटना है और 3 महीने के पीरियड में कैसे बांटना है। ठीक है, देखो इसके लिए हमें कुछ एक कन्वेंशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। कन्वेंशंस बोल लो, ट्रेडिशंस बोल लो या अजम्पशंस बोल लो, हमें इस बारे में कुछ अज्यूम करना पड़ेगा और जो अजम्पशंस हैं वही मेरी क्या बन जाती है? कन्वेंशंस बन जाती हैं। सो वो कन्वेंशंस क्या है? देखो, पहली कन्वेंशंस ये है कि प्रॉफिट्स आर अर्नड इवनली थ्रू आउट द ईयर। हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि साल में जो प्रॉफिट अर्न किया है, हर महीने में हमने सेम प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, इसलिए इसको बोल दिया थ्रू आउट द ईयर इवनली, यानी कि बराबर प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, तभी पॉसिबल है। नहीं तो मुझे क्या पता, अब जनवरी में सेल ज्यादा हो रही है तो उसका प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन उसमें आपने सेल तो कर दी लेकिन पैसा रियलाइज पता नहीं जून में किया, जुलाई में किया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पहला कन्वेंशन आ गया। अगर आपके पास ये पहला कन्वेंशन यहां पे आ चुका है तो उस केस में सर अब तो ये आसान हो गया। तो अब क्या आसान हो जाएगा सर? ये हम ये देखेंगे कि ये 9 महीने का है तो जो टोटल प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट की जो है वो एडजस्टमेंट कर देंगे। ओके, अब देखिए, अब आपके पास कुछ ऐसी जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी। कैसी इंफॉर्मेशन है? ये है, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2020 को आपका जो प्रॉफिट है वो 80,000 का है और जिस डेट को आपने कंसोलिडेशन की उस डेट को प्रॉफिट आपका 2 लाख बन गया। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 10 लाख रुपए की है और इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे भी 10 लाख रुपए की है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। उसी तरह से रिजर्व हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सिंबॉलिकली आपको पहले मैं कंसेप्ट बनाऊंगा। तो अगर मैं इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस और इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको कि हम नेट एसेट बोलते हैं, अब नेट एसेट्स की आपको डिटेल में पता है, ये नेट एसेट ओपनिंग को कितने थे? 10,80,000 के, और जिस डेट को आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं उस डेट को आपके पास नेट एसेट जो वो 12 लाख रुपए के हो गए। इसका 10,80,000 12 लाख चेंज हो गया, तो इसका मतलब कितने का चेंज हुआ सर? देयर इज ए चेंज ऑफ 1,20,000। और ये जो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन जब हमने ग्रोथ देखी कि ग्रोथ हुई कैसे, तो हमने देखा यार इक्विटी शेयर कैपिटल 10 की थी, यहां भी 10 की है, इसका मतलब किस में चेंज हुआ? प्रॉफिट में। ओके, 80 लाख से कितना हो गया? 2 लाख रुपए। इट मीन देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 1,20,000 प्रॉफिट। इट मीन 1,20,000 प्रॉफिट हैज बीन अर्नड ड्यूरिंग द करंट ईयर। यहां से मुझे पता चल गया कि मैंने इस साल कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रखे हैं, ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन सर मुझे जो है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन यहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर यहां भी इंफॉर्मेशन दे रखी है सर, कई बार क्या होता है कि यहां इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं दे रखा होता है, यहां नहीं दे रखा है, मान लो यहां नहीं देखा है, फिर क्या करूं मैं? अगर यहां दे रखा है, कई बार यहां नहीं दे रखा होगा, फिर उसके बाद अगर आपके पास जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व कई बार यहां दे रखे हो, यहां नहीं दे रखे हैं, यहां दे रखे हैं, यहां नहीं दे रखे हैं, तो क्या होगा? ठीक है, देखिए इसके लिए भी आपको कुछ एक कन्वेंशंस अब फॉलो करनी पड़ेगी। क्या कन्वेंशंस हैं? ये देखिए, सेकंड कन्वेंशन आ रही है, देयर इज नो मूवमेंट इन इक्विटी शेयर कैपिटल अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाइज। क्या मतलब हुआ? जो इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे है, अगर यहां पे नहीं दे रखी है तो समझ लीजिए कि वो 10 की 10 लाख ही रह गई है।
अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई नहीं करता है, अगर यहां साइलेंट है, अगर मान लो यहां दे रखा है यहां नहीं दे रखा है, तो भी समझ लीजिए कि ये 10 लाख की कैपिटल एज इट इज है। तो मैंने दूसरी कन्वेंशन क्या है, देयर इज नो मूवमेंट इन इक्विटी शेयर कैपिटल अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाई। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर तो तब तो बोल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास ये इसके पॉइंट के ऊपर ये साइलेंट है, तो उस साइलेंस को आपने ये समझना है कि देयर इज नो मूवमेंट इन इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। उसी तरह से अगर मान लो जनरल रिजर्व एक जगह दे रखे हैं दूसरी जगह नहीं दे रखे हैं, तो उस केस में भी आपने ये समझ लेना है कि जनरल रिजर्व भी सेम ही रहेंगे, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट इन जनरल रिजर्व अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाई। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इतनी चेंज हो गई, इतना हो गया। और यहां पे भी साइलेंस का मतलब है देयर इज नो मूवमेंट, साइलेंस का मतलब देयर इज नो मूवमेंट। अब आपके पास क्या है, जनरल रिजर्व यहां दे रखे हैं यहां नहीं दे रखे हैं, अगर नहीं दे रखे तो इन्हीं को यहां उठा दीजिएगा। अब यहां दे रखे हैं यहां नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब जनरल रिजर्व को यहां उठा दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या है सर, यही तो नेट एसेट्स नेट वर्थ के पार्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कन्वेंशन नंबर 4, ऑलवेज मूवमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब ये सारे लोग जो है मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और प्रॉफिट्स हम इवनली थ्रू आउट द ईयर अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी चेंज हुई वो किसकी वजह से होगी, प्रॉफिट और लॉस की वजह से ही, लॉस की वजह से ही क्या होगी, चेंज होगी। अब देखो यहां पे, अब यहां इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन अब ये चेंज हो रही है तो 80,000 से 2 लाख, तो इसका मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है सर, प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पॉन्सिबल है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पॉन्सिबल है तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, जब प्रॉफिट बढ़ गया तो उसी को ग्रोथ किसकी वजह से हुई, प्रॉफिट से हुई। लेकिन सर हमें तो एक परेशानी है, परेशानी ये है कि अब हम इसको, ये जो 1,20,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली, तो ये आपके पास 9 मंथ्स है, ये 3 मंथ्स है, इसका टाइम एडजस्टमेंट हमारा हो जाएगा 9:3। ठीक है जी। अगर मान लो ये बीच में होता 6 महीने, तो 6 महीने प्री 6 महीने पोस्ट। अगर मान लो यहां होता तो 1 महीना प्री 11 महीने पोस्ट, और अगर यहां होता तो समझ लो सारा का सारा पोस्ट है, प्री है ही नहीं। और इससे पहले हम क्या करते आए, यही करते आए ना, तो सारा का सारा हम क्या मानते आए थे, पोस्ट ही मानते आए। ओके, अब हम क्या करते हैं कि वी अज्यूम दैट देयर इज एन इक्वल प्रॉफिट। जब इक्वल प्रॉफिट है तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं सर, ये करते हैं 1,20,000 को 9/12, इनके 12 महीने, 9 महीने का टाइम पीरियड है, और हर महीने हम एक जैसा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इसलिए 1,20,000 लाख का प्रॉफिट था, इंटू 9 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू 90,000। उसी तरह से पोस्ट कितना है जी, 3 महीने, तो 3/12 डिवाइडेड 120 इंटू 3/12 विच इज इक्वल टू 30,000। इसका मतलब क्या हुआ कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मेरे 90,000 और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मेरे 30,000, और टोटल कितना हो गया 1,20,000। अच्छा, अब प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन की हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। कैसे करते हैं, तो क्या बोलते हैं जिसको टाइम एडजस्टमेंट। आज आपने नया कंसेप्ट कौन सा सीखा जी, टाइम एडजस्टमेंट। लेकिन सर मुझे जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल वगैरह कैलकुलेशन करनी है, तो उस केस में मुझे ये जो प्रॉफिट्स हैं इक्विटी शेयर यानी कि नेट एसेट जो है वो इस डेट को नहीं चाहिए सर, वो तो मुझे इस डेट को चाहिए, क्यों मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन कब हो रही है 1 जनवरी 2021। बहुत सही कहा आपने। इसका मतलब अब आपको जो है वो कब चाहिए सर, इस पॉइंट पे चाहिए, ना कि इस पॉइंट पे चाहिए। ओके, तो इस पॉइंट का तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे ना, यहां पे जो है वो कंपैरिजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखो इस डेट को मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग कितना है 80,000, और इस डेट को मेरा, अब इस डेट से लेकर के इस डेट तक मेरा जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो कितना था 90,000। ठीक है, इसका मतलब सर इस डेट को मेरा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 1,70,000 हो जाएगा, जो यहां पे 2 लाख रुपए है। बिल्कुल सही। अब 1,70 से 2 चलेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000, तो 30,000 ही तो आ रहा था सर पोस्ट एक्विजिशन। हाँ जी, अब बात क्लियर होगी कैसे होगा। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस का मैं ओपनिंग बैलेंस उठाऊंगा, और यहां से मैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जो कि मैंने किससे कैलकुलेट किया सर, अभी तो किया हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ये जो 90,000 है, इसीलिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया,
और मुझे क्या चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल। और आपको पता है कि मैंने अभी क्या प्रिज्यूम किया था, क्या assumption थी हमारी, देयर इज नो मूवमेंट इन इक्विटी शेयर कैपिटल अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाइज। इसका मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे है वही इक्विटी शेयर कैपिटल यहां है, वही इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे है। जब यहां पे है तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, 10 लाख रुपए। तो मेरी अब जो नेट एसेट्स है वो कितनी होगी, 80 प्लस 90 1,70,000 प्लस 10 लाख, इसमें 11,70,000। तो जो कैलकुलेशन पहले हम अभी तक जो करते आए वो इस डेट को करते आए, अब आपको इस डेट को नहीं करनी है। अब आपको डेट ऑफ एक्विजिशन क्योंकि शिफ्ट हो चुकी है, ओपनिंग से इसका डिवोर्स हो चुका है अब डेट ऑफ एक्विजिशन का, इसलिए जब भी आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पहले कैलकुलेट करते थे फटाफट से यहां से उठा लेते थे, लेकिन अब आपको यहां से नहीं उठानी है। अब आपको कहां से उठाना है, ये वाला अमाउंट उठाना है। अब जब नए ये वाला अमाउंट उठाना है तो उस केस में अब इसमें क्या है, ये तो सभी शेयर होल्डर्स का है, तो होल्डिंग कंपनी का उसमें कितना है सर, 80%, और माइनॉरिटी वालों का कितना है, 20%। तो अब 11,70,000 का 80% जो है उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, अब उसका कंपैरिजन होगा परचेज कंसीडरेशन के साथ। यहां तक बात क्लियर होगी जी, किसके साथ होगा जी, परचेज कंसीडरेशन के साथ होगा। ये पढ़ा था आपने, परचेज कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन दिस, ये नेट एसेट्स। तो जो नेट एसेट्स थी, आप पहले क्या कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि परेशानी इसलिए नहीं थी क्योंकि आप सब कुछ इस डेट को कर रहे थे, अब डिवोर्स हो गया। तो अब 1080 पे नहीं आपने कैलकुलेट करना, अब किसके ऊपर करना है, 11,70,000 के। और 11,70,000 के ऊपर 100% नहीं करना है, क्योंकि अब क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी के पास तो कितना शेयर है, 80%, और 80% शेयर को खरीदने के लिए उन्होंने कितना अमाउंट पे किया, बस उसका कंपैरिजन करके आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है, जिसका रिजल्ट आपको एज ए गुडविल या कैपिटल रिजर्व के फॉर्म में आएगा। और ये जो 20% है इसका, वो क्या बन गया जी, मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट बन गया। ओके, अब इसका मतलब है पॉइंट इज क्लियर और नॉट, ओके। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करते हैं। सर ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट क्यों करते हैं, तो देखो मैं इसके पीछे की लॉजिक, पहले थ्योरी फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ये जो प्रॉफिट थे हमने क्या किया, उसका एनालिसिस, जो हम कन्वेंशंस लेके चले थे। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बिल्कुल, एक प्री एक्विजिशन और एक मेरा पोस्ट एक्विजिशन। अभी किया हमने, देखो इस पॉइंट को समझने के लिए कोई दिक्कत है आपको, सर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम। अभी हमने डिवाइड किया है, देखो प्री और पोस्ट में। इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज मिसिंग देन एज पर कन्वेंशन इट वाज 0। अब मान लो यहां प्रॉफिट एंड लॉस अगर यहां पे कुछ भी नहीं होता, ये मिसिंग होता, तो हम इसको क्या मानते हैं, 0। और अगर यहां मान लो 2 लाख रुपए होता तो समझ लो कि ये पूरा का पूरा इसी साल में अर्न किया है, तभी तो हमें ओपनिंग बैलेंस में ये ऐड करना पड़ा। अगर मान लो ये 0 होता तो 90,000, 0 प्लस 90,000 करता। सो इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज मिसिंग देन एज पर कन्वेंशन, जो अभी ये पढ़ी हमने, इट वाज 0 एट द बिगिनिंग एंड एंटायर प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो मंत्र है ना आपके लिए ये कन्वेंशंस, ओके। उसके बाद जो है, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल इज मिसिंग देन वी अज्यूम दैट इट वाज सेम एट द बिगिनिंग टू। ये भी हमने कन्वेंशंस में पढ़ा, ठीक है। प्री एक्विजिशन पार्ट आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, अभी पढ़ा ना जी टाइम एडजस्टमेंट, शोज द नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। लो जी, यही कहा, नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कौन सी एडजस्टमेंट करने के बाद, सर टाइम एडजस्टमेंट। तो टाइम एडजस्टमेंट किसकी की है, देखो 90,000 और 30,000 की एडजस्टमेंट की हमने, ये भी बात है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट शो द नेट एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, बता दिया जी आपको, ओके। सारी बातें अब ये थ्योरी पढ़ करके रट्टा मार करके आ जाते तो शायद समझ नहीं आती। पोस्ट एक्विजिशन पार्ट आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट शोज द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द सब्सिडरी आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। ये जी, ये डेट ऑफ एक्विजिशन 30,000 की। हेंस वी कैलकुलेट होल्डिंग कंपनीज शेयर एंड माइनॉरिटी शेयर्स इन प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर जब खरीदती है तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होल्डिंग कंपनी का शेयर और दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर। यहां तक हो सकता है कि आपको क्लियर हो गया हो।
तो चलिए जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की बात है उसी की अब हम आगे डिस्कशन करते हैं, तो उसी को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट? अब तो मुझे लगता है कि उस केस स्टडी से आपको समझ आ गया होगा थ्योरेटिकली। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अब समझ आ गया। अब जैसे अभी अभी हमने किया, ये हमारे पास क्या थी सर? ओपनिंग डेट थी और 1,20,000 की हमें क्या हुई? ग्रोथ हुई। दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ये देखो 1,20 और 90 और 30 में हमने बांटा है। उसी डायग्राम से अब हम थोड़ी सी हेल्प ले रहे हैं। ओपनिंग डेट आ गई। आप तो समझ रहे हो, मैं 1/4/2020 नहीं लिख रहा हूं, ओपनिंग ले रहा हूं। ये डेट ऑफ एक्विजिशन आ गई, ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन आ गई। ठीक है जी। और उसमें हमारे पास प्री एक्विजिशन का पीरियड कितना हो गया सर? 9 मंथ्स था और पोस्ट एक्विजिशन हो गया 3 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का जो हमारी ग्रोथ थी, यानी कि प्रॉफिट जो थे वो 1,20 के थे, जिसको हमने टाइम एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो उस केस में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करी सर? हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करी टाइम के अकॉर्डिंगली, और ये 90,000 का प्रॉफिट इसमें आ गया और 30,000 का प्रॉफिट इसमें आ गया। इसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और ये जो 30,000 का है ये पोस्ट एक्विजिशन। ये आपको पका पकाया मिल गया, यहां आपको पका नहीं पड़ा। ठीक है जी बात। और जब खुद एफर्ट करने पड़ते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? इसलिए अब यही बात करेंगे। तो देखो इसको क्या बोला जी हमने? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इसको क्या बोला जी? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। समझ आ गई? अब आप खुद लिख सकते हैं ना, वहां पे कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं सर? कैपिटल प्रॉफिट। अब ध्यान आया क्यों बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, या जिसको हम क्या बोलते हैं? परचेज प्रॉफिट, क्योंकि हमने इस डेट से पहले का सारा बिजनेस परचेज किया ना, पैसे दिए, यानी कि पका पकाया आपको मिल गया। ये ज्यादा समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा, ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट, यानी कि अर्न प्रॉफिट, खुद अर्न किया ना, तो ये हमारी मेहनत है ना। यहां आपकी मेहनत नहीं थी, यहां तो किसी और की मेहनत थी। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर? कि ये जो कैपिटल प्रॉफिट होता है इसकी ट्रीटमेंट कैपिटल प्रॉफिट की तरह होगी। ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है इसकी रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह जो होगी। बिल्कुल। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में ये जो प्री एक्विजिशन है, अब आपने देखा कि नेट एसेट्स हमारी किस डेट को? डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन को जो हमारी नेट एसेट्स आई थी यहां पे, वो थी 11,70,000। तो आपको पता है कि हमने कैसे कैलकुलेट करी है। ओके, तो ये मेरे पास नेट एसेट्स जो है इक्विटी अप्रोच से फॉलो करते हैं। तो कितनी आ गई जी? 11,70,000। अब इस 11,70,000 में कौन सा प्रॉफिट इंक्लूड है सर? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है। कैसे बोल सकते हैं आप ऑलरेडी इंक्लूड है? प्रूव करो। लो भाई, ओपनिंग बैलेंस 80,000, 90,000 प्री एक्विजिशन, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 और आ गया मेरा 11। तो बताओ इंक्लूड है कि नहीं है? तो थ्योरेटिकली नहीं पता चलता कि अच्छा कैसे। इसलिए मैंने कहा कि इस इक्विटी अप्रोच में ये जो प्री एक्विजिशन है ये इंक्लूड है। अगर तो इसका मतलब ये हमारे पास प्री एक्विजिशन की जो इक्विटी आ गई, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड है। और ये इक्विटी अप्रोच जो है, जब आप इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 11,70,000 की 80% होल्डिंग, 80% होल्डिंग किसकी है? एच की है, और 20% जो आउटसाइडर की है, इसलिए इसको हमने 20% को क्या बोला? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका 11,70,000 का 80% और इसका जो है 20%। इसकी हेल्प कहां मिलेगी सर? इसकी हेल्प मिलेगी हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करने के लिए। कैसे मिलेगी? अब देखो, अब मान लीजिए कि यहां पे 80%, 11,70,000 का 80%, 11,70,000 इंटू 80%, ये कितना आ गया जी? 9,36,000। और उसमें से अगर मैं माइनस 11,70,000 कर दूं तो 2,34,000, यानी कि 2,34,000 मेरा एक तरह से माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। अब मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर मेरी ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए हो तो मेरी नेट एसेट्स कितनी है? 9,36,000 की है।
इसका मतलब क्या हुआ कि 9,36,000 के लिए मैंने कितना दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिया, तो 64,000 रुपीज मेरी क्या होती, गुडविल। ये देखो गुडविल, और ये क्या होती है, गुडविल। अगर मान लो 9,36,000 रुपए के लिए मैंने सिर्फ 9 लाख रुपए दिए, अगर मैंने 9 लाख रुपए दिए, इसका मतलब सर 36,000 बचा लिया आपने, तो बचा लिए तो क्या बन जाता है, ये कैपिटल रिजर्व बन जाता है। हाँ जी, ये बात क्लियर होगी, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारी किसकी ट्रीटमेंट हुई सर, प्री एक्विजिशन की ट्रीटमेंट हो गई मेरी। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन। ओके, आ जाओ सर पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। तो ये जो पोस्ट एक्विजिशन है, अब अच्छा एक बात और, अब यहां के जो प्रॉफिट्स है ना, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स प्री एक्विजिशन के टाइम पीरियड के, वो किस में चले गए सर, नॉकडाउन हो गए किसमें सर, वो तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पार्ट बन गए। पहले वाला मंत्र दिया था ना आपको, इसलिए हम जो रिजर्व्स थे, जब हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई थी, तो वहां के रिजर्व जो थे वो हम होल्डिंग में नहीं लेके गए थे सब्सिडरी के। क्यों नहीं लेके गए थे, क्योंकि सर वो किसके पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो किसके पार्ट हो जाते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, वो किसका पार्ट हो जाता है, वो कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट बन जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लेके जाते। दोबारा से उसी सपोर्ट में मैंने एक और पॉइंट आपके लिए लिखा। तो क्या हुआ जी, ये इसी की हेल्प से अब आपने यहां इसकी इस पॉइंट पे कैलकुलेशन नहीं करी सर, इस पॉइंट पे कैलकुलेशन करी। इस पॉइंट की कैलकुलेशन किससे की, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन करने के बाद आपने देखा कि मुझे अब गुडविल हो रही है या कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, ये पॉइंट ओके। अब हमारी ट्रीटमेंट आ जाती है पोस्ट एक्विजिशन पे। सर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो आपने बताया कि रेवेन्यू के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, बिल्कुल रेवेन्यू नेचर है, इसीलिए तो वो किस में चले जाते हैं सर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चले जाते हैं। ओके, और ये जो है ये किस में चले जाते हैं सर, ये तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और दूसरा जो है या तो ये गुडविल का पार्ट बन जाते हैं या कैपिटल रिजर्व का पार्ट बन जाते हैं। कैसे बने, मैंने अभी आपको बताया। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में अब इसमें से भी हमारे पास क्या होगा, 80% होल्डिंग का है और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। अब यहां पे मेरे पास कितना है, 30,000 है, तो 30,000 का 80% जो है वो 24,000 होल्डिंग का हो गया, 6,000 जो है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे सर, हम जब कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस तैयार करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, यानी कि प्रॉफिट इसी का पार्ट है। जैसे मान लो यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, 24,000 है, तो पहले तो हम होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया, ठीक है, प्लस होल्डिंग कंपनी शेयर्स ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, यानी कि ये वाला अब मान लीजिए यहां पे 10,000 रुपए है, तो हमारे पास कितना आ गया, 24,000 ये आ गया, तो ये कितना बन जाएगा, 34,000। 34,000 कहां चला जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, लेकिन ये वाला जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो भाई कहां से कहां चला गया, या तो एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट चला जाएगा, या फिर वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन के लिए उसने अपना रोल प्ले कर दिया, अगर दो तो डबल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात और है कि ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, चाहे वो प्री एक्विजिशन से रिलेटेड है, चाहे वो पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड है, ये दोनों जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट ही रहेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, चाहे वो प्री एक्विजिशन से रिलेटेड है, चाहे वो पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड है। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर है, ओके। तो देखिए अब हम क्या है कि इसमें जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए हमें कंट्रोल चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या है, कंट्रोल चार्ट्स, आप कंट्रोल चार्ट बोल लीजिए, वर्किंग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो उस वर्किंग में आपको क्या क्या बनाना होता है सर, उसमें बनाना होता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। अभी हमने सीखा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स, लेकिन हमें किसका चाहिए, सब्सिडरी का। दूसरा सर हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये भी हमने सीख रखा है पिछले वाले चैप्टर में, लेकिन अब इसको कैसे जो है वो हम शो करते हैं, कैसे करते हैं वो वर्किंग में वो हम बताएंगे आपको। तीसरा सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये भी हमने एक तरह से सीख चुके हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता क्या है, लेकिन कंबाइनली हम कैसे करते हैं वो हमें नहीं पता। तो हमारा वर्किंग नोट या कंट्रोल चार्ट किसका बनेगा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तीसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और चौथा फिर हमारा कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस।
तो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस भी कुछ बातें हमें सर क्लियर हो चुकी हैं कि क्या चीज है, लेकिन एज ए होल जो है अब हमें नहीं पता। यानी कि स्टैंड अलोन तो पता है हमें, अब मैं भी वर्ड यूज कर सकता हूं ना स्टैंड अलोन, तो अकेले अकेले तो सर हमें पता है, लेकिन अब इसको हम कंबाइनली जो है वो कैसे बनाते हैं, तो वो अब हमें सीखना है। ओके, तो मुझे लगता है कि अब हम ये जो वर्किंग्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। कंट्रोल चार्ट्स की बातें, जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लसेस, फिर इनको हम प्रूव भी करेंगे, क्योंकि थोड़ा टॉपिक जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जो आपको अंडरस्टैंड हो सके सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे। अब मुझे लगता है कि आप जितने भी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस करके जो है इन कंसेप्ट को थोड़ा सा अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जब आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करेंगे जी, कंट्रोल चार्ट्स। यानी कि कंट्रोल चार्ट बोल लो, वर्किंग नोट्स बोल लो, और अगर किसी के ये चारों नोट होते तो क्वेश्चन तो हो ही गया। तो कई बार आपको जैसे मैंने कहा सिंपल क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाता है। तो आई होप कि आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे।